2012 30 और 31 जुलाई को भारत में 2 ब्लैकआउट्स हुए थे, जिसने 28 में से 21 भारत के राज्यों को पूरा ब्लैकआउट में रखा था। तो आगे बने रहिए, हम इसे जानेंगे। तो इस ब्लैकआउट ने करीब करीब 28 में से 21 राज्यों को कम्प्लीटली ब्लैकआउट रखा था, जिसमें पहले आउटेज में करीब करीब 350 मिलियन लोगों पर प्रभाव डाला और दूसरे आउटेज में 750 मिलियन लोगों पर इसका प्रभाव हुआ। ये दोनों आउटेजेस अब तक का सबसे बड़ा आउटेज माना जाता है पूरी दुनिया में। इस इशू का ग्लोबली काफ़ी अटेंशन दिया गया, जिससे ब्लेम गेम चालू हो गए थे पावर सेक्टर ऑफ इंडिया में। बट अगर हम एक सवाल पूछे कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे है, इसका कॉज क्या था और इससे आगे फ्यूचर में कैसे बचा जाए, तो ये सब क्वेश्चंस हम आगे सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इंडिया में 5 रीजन्स में डिवाइड किया है: नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन ग्रिड। तो इस फिगर में देखिए चारों रीजन्स दिखाए गए हैं। इससे 2/3 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑलमोस्ट कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से आती है हमारी इंडिया में, जो मोस्टली ईस्टर्न रीजन में है, जहाँ पर मेजर कोल माइंस है। हाइड्रो जनरेशंस जो 1/10 है हमारी इंडिया में, जो कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न से आता है। दूसरी जगह अगर बात करें तो मेजर जो ड्रेनिंग लोड है हमारे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड्स कंज्यूम होते हैं, वो नॉर्थ, वेस्ट और सदर्न रीजन माना जाता है। तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इस सभी पावर को, पांचों रीजन की पावर को आपस में ट्रांसमिट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो काफ़ी मात्रा में है और इन्हें काफ़ी माइल्स, थाउजेंड माइल्स तक फ्लो कराया जाता है। तो ऑलमोस्ट ये नेटवर्क 400 kV ट्रांसमिशन लाइंस का है, जो आगे फ्यूचर में 765 kV लाइंस तक पहुंच सकता है। तो यह सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ पावर इंडिया में पावर यूटिलिटीज़ मैनेज करती है इंडिपेंडेंटली। जो रीजनल में इंडिपेंडेंटली इन पावर का मैनेज किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का रिफॉर्म हो रहा था इंडिया में इन अर्ली 90s, नेशनल ग्रिड बनाने का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें सभी रीजनल ग्रिड्स को इंटरकनेक्ट करके एक नेशनल ग्रिड बनाया जा सके। तो इसमें सदर्न ग्रिड को छोड़कर बाकी सभी ग्रिड रीजन्स को इंटरकनेक्ट किया गया, जिसे न्यू ग्रिड के नाम से जाना जाने लगा, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ग्रिड, जिससे पावर का एक्सचेंज काफ़ी इजीली हो सके रीजन्स में। सुपर हाईवे नाम से एक पावर ट्रांसमिशन कमीशन किया गया, जिसने इन सभी रीजन्स को टाइटली लिंक्ड किया। मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस से इन पावर को रीजन्स थ्रू ट्रांसमिट किया जाता था। तो यह कॉरिडोर हाई कैपेसिटी लाइंस, जिसने आगरा और ग्वालियर वेस्ट में और बिहार के ससरम तक कनेक्ट किया गया, जो कि ईस्ट में है। इसका प्राइमरी एम यही था कि काफ़ी मात्रा में पावर को रीजन्स थ्रू फ्लो किया जा सकते हैं। तो रीजन्स थ्रू पावर एक्सचेंज की जाती थी। तो इन सभी रीजनल पावर एक्सचेंजेस को मैनेज करने के लिए नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC फॉर्म की गई दिल्ली में। ये सभी लोड डिस्पैच सेंटर्स LDCs एक ऑटोनॉमस सब्सिडरीज है पावर सेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर की, TSO जिसे कहा जाता है, या फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जाना जाता है। तो इनकी प्रायोरिटी यही है कि जनरेशन और लोड बैलेंस हो सके थ्रू आउट द नेटवर्क। तो हमारी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हमेशा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क होनी चाहिए, जिससे हमारे सभी हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल लोड्स और
हाँ, इंक्रीज्ड लाइफ टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी वो हमेशा 50 हर्ट्ज़ पे ही काम करती है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी 50 हर्ट्ज़ पे ही काम करे। अगर रीजनल ग्रिड में डिमांड हाई हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाती है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए, मतलब इसके करने के लिए जनरेटर्स जो कि इस रीजन में कनेक्टेड रहते हैं या फिर और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स में कनेक्टेड रहते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा पावर पंप करने लग जाते हैं नेटवर्क में, इसका कारण ये होता है कि और भी सिस्टम पर स्ट्रेस आ जाता है, ट्रांसमिशन लाइंस पे स्ट्रेस आ जाता है और यह अपनी क्षमता से ज़्यादा पावर कैरी करने लग जाती है। मतलब उसकी कैरिंग पावर, रेटेड पावर कैपेसिटी से भी ज़्यादा पावर उस लाइंस में फ़्लो होने लग जाती है, जिससे वह हीट होने लग जाती है। मतलब थर्मल स्ट्रेसेस उसमें पैदा होने लग जाते हैं और एक सेफ्टी लिमिट्स तक अगर यह हीट रहती है तो ठीक है, बट अगर सेफ्टी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो प्रोटेक्टिव सिस्टम वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है इन रीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह सिस्टम जो रीजन है उसे पार्शियल लॉकडाउन में शट डाउन कर देता है, मीन्स उससे अलग कर देता है हेल्दी सिस्टम से। तो ये इस पार्शियल शटडाउन की वजह से क्या होता है कि जो इंटरकनेक्टेड ग्रिड्स है, रीजनल ग्रिड्स है, उन पर और भी स्ट्रेस आने लगता है, क्योंकि जो ग्रिड शटडाउन हो चुका है उसका पूरा का पूरा लोड दूसरे रीजन्स पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर और भी स्ट्रेस पड़ता है और थर्मल स्ट्रेस की वजह से वो रीजन भी ऑटोमेटिकली अपना प्रोटेक्टिव शटडाउन एक्टिवेट कर देती है, जिससे वह जनरेटर्स ऑफ कर देती है, जिससे ब्लैकआउट्स हो जाता है। तो ये आउटेजेस के क्या कॉजेस हुए? करीब करीब 11 बजे 30 जुलाई को जो नॉर्दर्न रीजनल ग्रिड है वो कम्प्लीटली न्यू ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया, जिसने 28 इंडियन स्टेट्स में से 8 स्टेट्स को कम्प्लीटली डार्कनेस में डाल दिया। और 32 घंटे के बाद 1 बजे दोपहर के 31 जुलाई 2012 को सेम डिस्टर्बेंस हुआ, जिसने 660 मिलियन लोगों को डार्कनेस में डाल दिया था, जिसने नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न ग्रिड को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो यह आउटेज अब तक का सबसे बड़ा आउटेज था पूरे इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री में, जिसका इन्वेस्टिगेशन करना एक प्राइम इम्पोर्टेंस हो गया था। तो इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसका एक रिपोर्ट सबमिट की गई ब्लैकआउट्स के ऊपर, जिसे कमीशन किया था रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसमें कहा गया था कि जो न्यू ग्रिड है वो कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड सिचुएशन में वर्क कर रहा था इन द मंथ ऑफ जुलाई, जिसके वजह से सदर्न वेस्ट मानसून, जिसका एक रीज़न था कि मानसून ठीक से नहीं हुआ था, जिससे एग्रीकल्चरल डिमांड काफ़ी बढ़ गया था नॉर्दर्न रीजन में। वेस्टर्न रीजन में जो सरप्लस पावर बची थी उसे नॉर्दर्न रीजन की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए यूज़ किया गया, जिससे सिस्टम में और ग्रिड में एक इम्बैलेंस तैयार हो गया था। और इसमें एक और बात है, जिसमें 4 में से 400 kV कैपेसिटी के सिर्फ 2 ही इंटरकनेक्शंस ऑपरेट हो रहे थे जब ये आउटेज हुए थे। दोनों अनअवेलेबल लाइंस में से जो पहली लाइन थी उसका अपग्रेडेशन चल रहा था 765 kV तक का, इसलिए उसे एक प्लांट आउटेज में भेजा गया था। और जो दूसरी लाइन अनअवेलेबल लाइन थी उसे वो ऑटोमेटिकली फोर्स्ड आउटेज में चली गई थी, क्योंकि उसमें कुछ इक्विपमेंट फेलियर हुआ था। तो अपग्रेडेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स था इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो दोनों लाइंस थी वो ऑलरेडी हाई कैपेसिटी पर रन हो रही थी, जिसमें आगरा ग्वालियर जो 400 kV की लाइन है वो पहले ही अपनी
एज तक वर्क कर रही थी अपनी कैपेसिटी लिमिट के, जो 1000 मेगावाट्स के करीब था। 29 जुलाई को आगरा ग्वालियर लाइन ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी अराउंड 3 बजे। 36 घंटे के बाद एक्चुअल मेजर ग्रिड ब्रेकडाउन हुआ। इतना सब होने के बाद भी जो डिमांड थी नॉर्दर्न रीजन की वो भी पूरा नहीं हो सकी, इसलिए जो सरप्लस पावर थी वेस्टर्न रीजन की उसे नॉर्दर्न रीजन तक बहुत ही काफ़ी मात्रा में भेजा गया। तो यह डिसीजन मेनली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज़ के थे। तो पावर लाइंस में एक स्पेशल ऑपरेटेड प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे थे जिसका नाम था अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेज, जैसे UFRS भी कहा जाता है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज को शार्पली डिटेक्ट करता है। जैसे ही कभी फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप होता है तो वो शार्पली डिटेक्ट होता है, जिससे वह जो लोड्स कनेक्टेड रहते हैं उस सिस्टम में वो उसे काफ़ी जल्दी डिस्कनेक्ट कर देता है। UFRS का ट्रिप न होना जिसने काफ़ी हाई रिस्क बढ़ा दिया था सिस्टम में, जिसमें अगर कोई भी एक क्रूशियल कंपोनेंट सिस्टम में फेल हो जाता था जिसके वजह से पूरा कैस्केडेड शटडाउन हो सकता था, जो कि एक्चुअल में हुआ भी।